जिस दिन श्री कृष्ण पृथ्वी से चले गए, उसी दिन विनाशकारी व काले कलयुग का आरंभ हुआ। इस कारण महासागर उठे और द्वारका को पूर्णतः निगल लिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के लगभग 36 वर्ष पश्चात 3138 ईसा पूर्व में जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ के लिए पृथ्वी छोड़ दी और प्रमुख यादव सेनाओं ने बिना किसी विचार के उनके वंश का सफाया कर दिया, तो अर्जुन कृष्ण के पौत्रों और यादव बंधुओं को सुरक्षित हस्तिनापुर लाने हेतु द्वारका गए। अर्जुन के द्वारका छोड़ने के पश्चात यह नगरी समुद्र में डूब गई और महाभारत में जैसा कि उन्होंने देखा था, यह उसका विवरण है। समुद्र की बाढ़ नगर में घुस गई और राजमार्गों व भवनों से होकर बहने लगी। समुद्र ने नगर का सब कुछ ढक लिया। मैंने सुंदर भवनों को एक एक करके जलमग्न होते देखा। कुछ ही क्षणों में सब कुछ नष्ट हो गया। समुद्र अब झील के समान शांत हो गया था। नगर का कोई संकेत नहीं था। द्वारका तो बस एक नाम था, एक स्मृति। अर्जुन ने लौटकर कहा। द्वारका में पहली पुरातत्व खुदाई सन 1963 में एसडी संकालिया के निर्देशन में दक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इससे उन कलाकृतियों का पता चला जो सहस्राब्दियों पुरानी थी। वर्ष 1983 और वर्ष 1990 के बीच डॉक्टर एस.आर. राव की टीम ने चौंकाने वाली खोजों का रहस्य उद्घाटन किया, जिसने जलमग्न नगर की उपस्थिति को और दृढ़ बनाया। अभी तक द्वारका का अस्तित्व ही किंवदंती का विषय था। अब जब अवशेष पानी के भीतर खोजे गए हैं और कई सुराग पौराणिक द्वारका के रूप में उस स्थान को दृढ़ता पूर्वक पुष्ट करते हैं जहां कभी भगवान कृष्ण का निवास था, तो क्या यह हो सकता है कि भगवान कृष्ण और उनकी वीरता केवल एक मिथक से अधिक थी? पिछले 21 वर्षों में मैंने अपने जन्म के पश्चात जो कुछ देखा, सुना और किया है, उससे मुझे कोई संदेह नहीं कि जिसे विश्व केवल हिंदू पौराणिक कथाओं का नाम देता है, वह वास्तव में एक समृद्ध व सम्मोहक इतिहास है, जो इतना प्राचीन हो गया है कि आज लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया है और इसीलिए वे मिथक एवं पौराणिक कथाओं की भाषा में उसके बारे में बात करते हैं। और आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ, भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व था। असत्य के पैर नहीं होते और इसीलिए वह रेंगते हुए मर जाता है। परंतु कृष्ण व राम का नाम केवल दशकों व सहस्राब्दियों के पश्चात ही नहीं, अपितु युगों पश्चात भी वर्तमान है। यह सिद्ध करने हेतु पर्याप्त है कि उनकी कथाएं मिथकों से कहीं आगे तक जाती हैं। समुद्री पुरातत्व ने सिद्ध किया है कि दूसरे सहस्राब्दी ईसा पूर्व में द्वारका का अस्तित्व और उसका जलमग्न होना, जिसका उल्लेख महाभारत, हरिवंश, मत्स्य पुराण और वायु पुराण में किया गया है, एक तथ्य है, न कि कल्पना। पुरातत्वविदों के निष्कर्षों के प्रमाण के रूप में स्वीकार करना कि धसा हुआ नगर वास्तव में पौराणिक द्वारका है, यह महाभारत को समझने की ओर एक बड़ा कदम है। अब महाभारत केवल मिथकों और किंवदंतियों का संकलन नहीं है, अपितु कम से कम सीमित रूप से ऐतिहासिक घटनाओं का एक वास्तविक लेखा जोखा है, पृथ्वी ने समझाया। परमल ने खुदाई की गई संरचनाओं और हरिवंश पुराण में द्वारका के ग्रंथों के लेखों के बीच संबंध को पढ़ना जारी रखा। यह आश्चर्यजनक था कि कैसे कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग ने उन्हें लगभग 3500 ईसा पूर्व पुराना बताया। उसी अवधि की जब महाभारत का युद्ध हुआ था और द्वारका जलमग्न हुई थी, जैसा कि कई ज्योतिषियों ने निष्कर्ष निकाला था। पौराणिक नगर की खोज से पूर्व कुछ विद्वानों का मानना था कि महाभारत एक मिथक से अधिक कुछ नहीं था, जिससे प्राचीन नगर के अवशेषों की खोज करना, वह भी समुद्र के नीचे, एक व्यर्थ उद्देश्य बन गया। कुछ अन्य विद्वानों का मत था कि महाभारत केवल एक पारिवारिक विवाद था, जिसे बाद में एक युद्ध में बढ़ा दिया गया था। यद्यपि डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा द्वारका में की गई खुदाई ने यह दृढ़ता से स्थापित किया कि ग्रंथों में पाए जाने वाले विवरणों को रोचक कथाओं के रूप में बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उन्हें साक्ष्य और विज्ञान पर आधारित माना जाना चाहिए। इस प्रकार परिणामों ने सिद्ध किया है कि महाभारत में द्वारका की राजसी और अद्भुत राजधानी का वर्णन कल्पना की खोखली उपज नहीं थी, अपितु आज जो कुछ भी है उसके विश्वसनीय प्रमाण है। परमल ने यह भी पाया कि जिन पुराशेषों की खुदाई की गई थी, वे वर्तमान में NIO गोवा में रखे गए थे। तभी परमल को पता चला कि उसे अपना उत्तर मिल गया था। अब तक द्वारका जाने के पीछे की मंशा पर विचार करते हुए
वह योजना में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने पीछे नागेंद्र और एलएसडी की उपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। इससे पूर्व की परमल प्रतिक्रिया दे पाता उसने सुना, तुम बचपन से ही बुद्धिमान रहे हो और मुझे आशा है कि तुमने द्वारका के बारे में सब कुछ शोध किया होगा ताकि हम उस स्थान पर आवश्यक उपकरणों के साथ उचित रूप से सज्ज हो पहुंच सकें। नागेंद्र ने मुस्कुराते हुए और उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए घोषणा की। नागेंद्र ने आगे कहा, वर्तमान में भारत में पानी के नीचे जिन स्थलों का सर्वश्रेष्ठ अध्ययन किया गया है उनमें से द्वारका एक है, परंतु आगे की खुदाई के कार्य में अकादमिक और सरकारी अड़चन के रूप में एक दुर्जय मार्ग का सामना करना पड़ा है। लगभग एक दशक से इस योजना की प्रगति की कमी ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारका के बारे में अधिक जानने में रुचि नहीं रखती है। डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा बनाया गया प्रस्ताव सरकार को दिया गया था, परंतु वह इतने वर्षों से धूल खा रहा है और वह मेरे कारण है। जो उन्होंने आरंभ किया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक समर्थन और धन उन्हें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने उनकी अनुमति नहीं दी है। इस तथाकथित भगवान की भूमि के हर नगर, कस्बे, गांव और गली में बैठे हुए हमारे जानकारी से अधिक लोग हैं। नागेंद्र ने परमल के कंधे से हाथ हटाते हुए अपनी बात समाप्त की। परमल अपने स्थान से खड़ा हो गया और उसे स्वयं को अपना अचंभा दिखाने से रोकना पड़ा। नागेंद्र के रूप का संपूर्ण परिवर्तन हो चुका था। उसने ढीली सफेद पैंट, एक आधी बाजू की चमकीली एवं फूलों वाली हरी शर्ट और एक टोपी पहन रखी थी। वह एक तेज तर्रार और आकर्षक युवा वयस्क के समान लग रहा था, जो गोवा में कदम रखने से पहले ही एक पार्टी एनिमल बनने में और मदपान को सज्ज था। नागेंद्र ने अनुभव किया कि परमल उसके नए रूप से थोड़ा अचंभित था। किसने कहा कि अमर लोग पार्टी नहीं कर सकते? परमल उलझन में खड़ा रहा और नागेंद्र ने कहा, मैं एक अमर हूं और मुझे अपने जीवन का उत्सव मनाने का पूर्ण अधिकार है, वैसे ही जैसे कि नश्वर मनाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अन्य अमर भी उत्सव में भागीदार हो सकते हैं, परंतु दुख की बात है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरे उत्सव स्थल के बारे में पता चले। परमल का मुख भावहीन था, जबकि नागेंद्र के हाव भाव विभिन्न रंगों से फूट रहे थे, जो उसकी बातों को और वास्तविक बना रहे थे। हम एक दिन में वापस आएंगे, नागेंद्र ने एलएसडी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उसके बालों को सहलाते हुए उसने कहा, चलो तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मनाते हैं। मालती, एलएसडी, उफ लतिका। एलएसडी चुपचाप नागेंद्र के साथ चली गई, जो एकाएक रुक गया। उसने अपना हाथ गिरा दिया और मुड़कर अब परमल की ओर चलने लगा। अपने होठों को परमल के कानों के पास ले जाकर वह फुसफुसाया, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे बारे में एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। परमल ने सावधानी से एलएसडी को देखा, जो दूर खड़ी थी, किसी रहस्य उद्घाटन की आशा में। नागेंद्र जो कहने वाला था सुनने हेतु परमल के कान खड़े हो गए। नागेंद्र ने परमल का ध्यान हटाने के लिए उसके गाल पर एक तेज गर्म चुंबन रख दिया। तुम एक सुंदर युवक हो, हमारे लौटने तक मेरे जहाज की देखभाल करना। फिर नागेंद्र ने एलएसडी का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। ब्रिस्कप उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां कई पशु उसकी वापसी के लिए अधीर थी। जैसे उसने चारों ओर देखा, उसने क्वागाम देखी, जिब्रा की एक उप प्रजाति जो 8 फीट ऊंचे और 4 फीट लंबे हो गए थे और घास चर रहे थे। हाथी पक्षी जिनका वजन लगभग 1000 पाउंड था। नीला हिरन, एक लंबे बालों वाली प्रजाति का मृग जिसका एक घुमावदार दांत था, जो 12 टन जितना भारी और 13 फीट या उससे अधिक लंबा था। ये विशाल प्राणी, जिन्हें पिछली बार लगभग 10 सहस्राब्दियों पहले देखा गया था, अब यहाँ एकत्र हुए थे और ब्रिस्कप को अपने समीप आते हुए देख रहे थे। इस बात से अज्ञान कि वह कब लौटेगा। अब उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर प्राणियों ने अपने अपने भिन्न तरीकों से अपना आनंद व्यक्त किया, जिससे ब्रिस्कप को पता चला कि वे उसे वहां देखकर कितने प्रसन्न थे। यद्यपि जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में वह हर विवरण साझा नहीं कर सका, फिर भी उसने उन्हें उस पुरुष के बारे में बताया जिसने उसकी रक्षा की और कैसे की। ज्येष्ठ मई के महीने में कुछ व्याकुल करने वाली घटनाएं हुई थी। नाथुला क्रॉसिंग पर भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर संघर्ष से लेकर पूर्वी भारत के तट पर टकराने वाले अम्फन नामक चक्रवात तक
तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक रासायनिक संयंत्र में अचानक गैस रिसाव, जो 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के समान थी, इस घटना तक हर दिशा में विनाश फैलाया था। जब इन घटनाओं का विश्लेषण किया जा रहा था, गोवा में कहीं डकैती का काम चल रहा था। अभी के लिए गोवा ने एक नए पार्टी हॉपर का स्वागत किया था। नागेंद्र गोवा में एक रेव पार्टी में एक विश्व प्रसिद्ध डीजे द्वारा बजाए गए संगीत का आनंद ले रहा था। वह एक ऐसे बच्चे की तरह नाच रहा था जो केवल धुन के समान नृत्य करना जानता था। बाकी भीड़ में मद्यपान हो रहा था और सभी तेज संगीत में अपनी चेतना खो रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे और आनंद उठाने के लिए कुछ भी करने को सज्ज थे। परंतु नागेंद्र पहले से ही परमानंद अनुभव कर रहा था। उस रात्र उसने एक राजा के समान उत्सव मनाया, जबकि एलएसडी ने एक दासी के समान उसकी देखभाल की। भोर होते ही योजना के अनुसार लूट की घटना को अंजाम दिया गया। द्वारका के गहरे पानी से प्राप्त किए गए विशाल संग्रह में एक विशिष्ट कलाकृति को चुराने हेतु वे एनआईओ में घुस गए। पहली दृष्टि में वह कलाकृति किसी पिरामिड के समान लग रही थी। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक दिखने वाली प्राचीन वस्तु में 9 इंटरलॉकिंग पॉइंट थे। पिरामिड को ध्यान से देखने पर पता चला कि इस पर लहरदार सममित पैटर्न था, जो उतनी नोक की ओर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। फिरोजी रंग की लहरें, सोने से ढका हुआ पिरामिड सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय पुरातात्विक खोजों में से एक था और अब अंततः वह नागेंद्र के हाथ लग गया था। पनडुब्बी के लिए रवाना होने से पूर्व उसने एनआईओ से कलाकृतियों को चुरा लिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।